हम बात कर रहे हैं 10 years ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. So officially launched on 2nd October 2014. 2nd October 2014. The campaign is handled by two ministries. दो मिनिस्ट्रीज हैं जो इस कैंपेन को हैंडल कर रही हैं. हैंडल्ड बाय two ministries. Number one, Ministry of Drinking Water and Sanitation. Ministry of Drinking Water and Sanitation. ब्रैकेट में लिख लेना. Responsible for rural areas. Bracket close. Number two, Ministry of Housing and Urban Affairs. Ministry of Housing and Urban Affairs. ब्रैकेट में ले लेना. Responsible for urban areas. नीचे नोट बना के लिख लो. The Ministry of Drinking Water and Sanitation. Ministry of Drinking Water and Sanitation is now known as Ministry of Jal Shakti. आजकल इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बोलते हैं. ठीक है. जब लॉन्च किया गया था मिशन तब इसका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन. आज बोलते हैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. दोनों में से कोई भी लिखा हो सही है आपको. ठीक है. तो दो मिनिस्ट्रीज है. एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति होगी जो रूरल एरियाज में इस स्वच्छ भारत मिशन को देखती है, और एक होगी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो अर्बन एरियाज में स्वच्छ भारत मिशन का काम करती है. नीचे लिखो कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. कंपोनेंट्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. क्या क्या वो मेजर चीजें हैं जिसके ऊपर स्वच्छ भारत मिशन फोकस करता है. नंबर वन इज ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है खुले में मल मूत्र के लिए जाना. ठीक है. तो ये बहुत ज्यादा होता था अगर तुम गौर करो 2014 से पहले. मैंने खुद अपने गांव में देखा है. मतलब यू कैन नॉट गो टू द फील्ड्स. खेतों में नहीं जा सकते आप सुबह सुबह. इतने बुरे हालात होते हैं और आप किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते. क्या ही बोलोगे. आप बोल सकते. बहुत बुरे हालात. इनमें से बीमारियां बहुत फैलती हैं क्योंकि देखो ये लोग कहाँ पे जाते हैं प्रखेतों में, और खेतों में ये भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पे कोई फसल उगी रही है या कुछ है, तो वो सारी चीजें ट्रांसफर होती हैं. आप पूछ सकते हो. दैट इज वेरी प्रॉब्लमेटिक. अब प्रॉब्लम क्या थी कि घरों में टॉयलेट्स नहीं बनी हुई, तो सरकार ने फिर घरों में टॉयलेट्स बना के दी कि इधर जाओ बाहर मत जाओ. तो सबसे पहले टारगेट क्या है? ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया. इसमें लिखना फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन. फोकस ऑन एलिमिनेटिंग ओपन डेफिकेशन, comma, according to WHO report 2019, according to WHO report of 2019, 10 crore toilets, 10 crore toilets built under this mission, and India was declared open defecation free in 2019 by WHO. And India was declared open defecation free in 2019 by WHO.
2019 में इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री डिक्लेयर किया गया डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो मतलब क्या है, 2014 में हम जब इस मिशन को लेके आए थे, 19 आते आते हमने 10 करोड़ टॉयलेट्स बना के दिए लोगों को। पर आपको भी पता है, अपने आसपास देखी होंगी बनती हुई। जिससे क्या है, लोगों ने बाहर खुले में मल मूत्र जाना बंद किया, और डब्ल्यूएचओ ने इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया 2019 में। ये डेट को याद रखना। नंबर 2 जो कंपोनेंट है वो क्या है, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको डाटा तो बता ही दिया, टॉयलेट कंस्ट्रक्शन। तो उसमें लिखना बिल्डिंग हाउस होल्ड comma community and public toilets, community and public toilets over the last 10 years, over the last 10 years, the access to toilet rose from the access to toilet, मतलब कितने लोग हैं जिनके पास टॉयलेट बनी हुई है, the access to toilet rose from 45% in 2004। 2004 में सिर्फ हमारे देश में 45% लोग थे जिनके पास टॉयलेट्स थी। 45% in 2004 to 82.5% to 82.5% in 2021। In 2021, according to National Family Health Survey, National Family Health Survey, comma, according to World Bank, 78.39%, 78.39% population in India use basic sanitation, services, comma, according to Swachh Sarvekshan Gramin, according to Swachh Sarvekshan, SURVEKSHAN, Swachh Sarvekshan Gramin 2022, 95.4% of the households, 95.4% of the households surveyed, जहां पे सर्वे किया गया, surveyed had access to toilet। जितने घरों में इन्होंने जाके सर्वे किया उसमें से 95% से ज्यादा घरों में टॉयलेट्स बनी हुई थी। तो 3 डाटा मैंने आपको लिखवाए, एक तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लिखवाया मैंने आपको, और एक मैंने आपको लिखवाया डब्ल्यूएचओ का डाटा, और एक आपको लिखवाया स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण, जो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर ही कंडक्ट किया जाता है। तो तीनों से हमें ये समझ आया कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हमारे देश में टॉयलेट एक्सेस की जो है वो हुई है। तीसरा है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तीसरा कंपोनेंट है सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो उसमें लिखो मैनेजिंग बोथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट, मैनेजिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट and waste water
comma, according to Swachh Bharat Mission Urban Dashboard, according to Swachh Bharat Mission डैश लगा के अर्बन डैशबोर्ड डैश DASH, ठीक है, पहले दूसरा डैश लगाना, डंडी लगानी है, दूसरा डैशबोर्ड, ठीक है, डैशबोर्ड about 78% of the solid waste, about 78% of the solid waste is now processed, comma, with 97% of the urban wards, 97% of the urban ward, WARDS, अलग अलग वार्ड बड़े होते हैं ना शहरों में, urban wards having door to door waste collection, having door to door waste collection. So recent डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया गया कि 78% जो टोटल वेस्ट इकट्ठा करते हैं हम शहरों में, उसको प्रॉपरली प्रोसेस कर दिया जाता है। और दूसरा बताया कि 97% घरों के पास कूड़ा उठाने वाले आते हैं शहरों में, अगर आप देखोगे तो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम को काफी सॉल्व कर दिया है। देन उसके बाद है नंबर 4, बिहेवियरल चेंज कैंपेन। अब तुम जितने मर्जी टॉयलेट बना के दे दो, लेकिन अगर बिहेवियर चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बिहेवियरल चेंज कैंपेन, तो इसमें लिखना एजुकेटिंग सिटीजन्स on the importance of cleanliness and sanitation, on the importance of cleanliness and sanitation, according to WHO, estimated 3 lakh deaths, estimated 3 lakh deaths due to diarrheal diseases, diarrhea, DIARRHEAL, diarrheal diseases were prevented from 2014 से 2019, were prevented from 2014 से 2019 due to improved sanitation, अगर तुम गौर करो तो पिछले 10 सालों में क्या अचीव किया, मैं तुम्हें वो भी लिखवा रहा हूँ साथ में, और साथ में इसके कंपोनेंट्स क्या थे वो भी लिखवा रहा हूँ। अगर अकेले कंपोनेंट पूछे तो अकेला कंपोनेंट लिख देना, एग्जांपल पूछे तो एग्जांपल दे देना साथ में, कि अभी तक हमने किया क्या है इसमें। अगर कोई इसका पूछे कि सक्सेस क्या है, तो सक्सेस में यही सब लिख दो जो लिखवा रहा हूँ तुम्हें, ये कंपोनेंट था, ये सक्सेस हमें मिला। सो प्रिवेंटेड फ्रॉम 2014 से 2019 ड्यू टू इम्प्रूव्ड सैनिटेशन, सो WHO की रिपोर्ट ने बताया कि भाई सैनिटेशन बेहतर होने की वजह से 2014 से 2019 के बीच में कम से कम इंडिया में 3 लाख डायरिया वाली जो बीमारियां हैं उससे आपने बचा लिया है, जो बीमारी खासतौर पे ओपन डेफिकेशन से होती है, आप बोल सकते हो, ठीक है, पुअर सैनिटेशन से होती है। सो हमारे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख लोग बच गए इस बीमारी से, क्योंकि आपने सैनिटेशन अच्छा कर दिया। सफाई से फर्क तो पड़ता है, हाइजीन से फर्क तो पड़ता है। सो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ODF, दैट इज ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, साइन देना प्लस का, ODF प्लस एंड ODF प्लस प्लस, तो उसमें लिखना focus on sustaining ODF status, focus on sustaining ODF status with proper liquid and sludge waste management, with proper liquid and sludge, SLUDGE, sludge
वेस्ट मैनेजमेंट। नीचे नोट बना के लिख लो, ओडीएफ प्लस इक्वल्स टू, ओडीएफ प्लस का मतलब क्या है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर आप लिक्विड जो निकलता है, मतलब जो पानी निकलता है टॉयलेट वगैरह से, उसको प्रॉपर्ली मैनेज कर पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा आपका ओडीएफ प्लस स्टेटस। और अगर आप स्लज, स्लज मतलब जो सीवरेज का गंदा मलबा होता है, ठीक है, दूसरा है स्लज वेस्ट मैनेजमेंट, किसके इक्वल है, ओडीएफ प्लस प्लस। तो ओडीएफ प्लस इक्वल्स टू लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एंड ओडीएफ प्लस प्लस इक्वल्स टू स्लज वेस्ट मैनेजमेंट। सो अगर किसी शहर में सिर्फ लिक्विड को मैनेज किया जा रहा है तो उसको ओडीएफ प्लस का स्टेटस दे देंगे उस शहर को, अगर स्लज भी मैनेज की जा रही है तो उसको ओडीएफ प्लस प्लस का स्टेटस दे देंगे। अब प्रॉब्लम है इसको सस्टेन करना, एक साल तुमने कर लिया तुम्हें स्टेटस मिल गया, अगले साल तुम नहीं कर रहे हो तुम्हारा स्टेटस हट जाएगा, तो इसको लगातार रिटेन करना, मेंटेन करना आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे नीचे लिख लो फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ओनली 30%, ना ना ये मत लिखना, चैलेंज में लिख लेंगे। एग्जांपल में तुम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला हमने एग्जांपल एक्चुअली लिख लिया है ना, 78% 97% वाला, हाँ, तो फिर उसी को यूज कर लेंगे, ठीक है, उसी एग्जांपल को यूज कर लेना, दोबारा उस पर नया लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो चैलेंजेस, चैलेंजेस टू द स्वच्छ भारत मिशन, चैलेंजेस टू द स्वच्छ भारत मिशन, क्या क्या चैलेंजेस है, तो लिखो इसमें। नंबर 1, परसिस्टेंट ओपन डेफिकेशन, अभी भी कुछ केसेस आपको ओपन डेफिकेशन के देखने को मिलते हैं, परसिस्टेंट ओपन डेफिकेशन, तो इसमें लिखो डिस्पाइट बीइंग डिक्लेयर्ड, डिस्पाइट बीइंग डिक्लेयर्ड ODF, that is open defecation free, despite being declared ODF, comma 11% of our population, 11% of our population still practices open defecation, still practices open defecation, 11% लोग आज भी ऐसे हैं जो open defecation करते हैं, still practices open defecation, comma mostly in rural areas, अर्बन एरियाज में कम होता है, रूरल में ज्यादा होता है, मोस्टली इन रूरल एरियाज, कॉमा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा 2022, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक डाटा 2022। सो 2022 के वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है कि आज भी हमारे देश में 11% जो लोग हैं वो ओपन डेफिकेशन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। तो ओपन डेफिकेशन फ्री तो हम हो गए हैं, लेकिन कंप्लीटली फ्री थोड़ी ना हुए, ठीक है। नंबर 2, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, रूरल अर्बन डिस्पैरिटी मतलब एक गैप है, अर्बन एरियाज में ज्यादा सुधार है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। तो लिखना अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, 5 नंबर लिखना 5, इसके अलग अलग नंबर है, ये रिसेंट वाला है। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, urban areas have 95.6% टॉयलेट एक्सेस, अर्बन एरियाज में टॉयलेट का जो एक्सेस है वो 95.6% लोगों को मिल रहा है, अर्बन एरियाज have 95.6% टॉयलेट एक्सेस, while rural areas, rural areas have 76% access,
रूरल एरियाज हैव 76% एक्सेस। सो अर्बन एरियाज में टॉयलेट का जो एक्सेस है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू रूरल एरियाज। ठीक है, तो मतलब एक गैप है आपके पास। तो उसके बाद तीसरा है लैंडफिल क्लियरेंस इशू। लैंडफिल क्लियरेंस इशू, तो इसमें लिखना ओनली 30% ऑफ द टारगेट, ओनली 30% ऑफ द टारगेट to clear legacy landfills, to clear legacy landfills has been achieved. Legacy landfills have been achieved with 41% of the waste, with 41% of the waste remediation, REMEDIATION, रेमिडिएशन मतलब निपटारा करना किसी चीज का। ठीक है, वेस्ट को डिकम्पोज कर देना। ठीक है, वेस्ट रेमिडिएशन कंप्लीटेड। उन्होंने बोला कि भाई लेगेसी लैंडफिल्स क्या है, जहां पे कई सालों से, कोई 50 सालों से लगातार जो कचरा है, मलबा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा था। जैसे दिल्ली में अगर आप जाते हो तो दिल्ली में जाने से पहले दिल्ली में कूड़े के पहाड़ आते हैं बड़े बड़े। अब वो क्या है, वो लेगेसी लैंडफिल्स है जहाँ पे कूड़ा वेस्ट जो है, सॉलिड वेस्ट इकट्ठा किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। इधर चले जाओ 43 के सामने मिल जाएगा आपको, 38 वेस्ट में चले जाओ, इतने बड़े बड़े पहाड़ है कूड़े के, ये सारी लेगेसी लैंडफिल्स है। उन्होंने बोला कि हमारे देश में टोटल जो ऐसी लैंड्स है जहाँ पे लंबे समय से कूड़ा इकट्ठा किया जा रहा है, सिर्फ उसमें से 30% है जिसको क्लियर किया गया। और वो जो कूड़ा निकला है उस कूड़े में सिर्फ 41% है जिसको आपने डिकम्पोज किया है। तो मतलब क्या है, अभी तुम बहुत पीछे हो। 70% लैंड फिल्स जो है उनको क्लियर करने की अभी और जरूरत है, सिर्फ 30% कर पाए। वो प्रॉब्लम है, दिल्ली में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है तो अभी भी है, काम क्लियर हुआ वहां पे, वो तो कैपिटल है इनफैक्ट आप बोल सकते हो। नंबर 4, बिहेवियरल चैलेंजेस। बिहेवियरल चैलेंजेस, बिहेवियर चेंज में आपको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, कैसे, तो लिखो इसमें डीप रूटेड बिहेवियरल चैलेंजेस चेंजेस, deep rooted behavioral changes are still a challenge, are still a challenge, as toilet usage in certain rural areas, as toilet usage in certain rural areas remains low, remains low। सो रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलता है कि कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पे टॉयलेट्स वगैरह की कंस्ट्रक्शन करके दी गई है, लेकिन लोग उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। सो वो भी एक प्रॉब्लम, मतलब अभी पूरा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ है लोगों का, सारे लोग टॉयलेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टॉयलेट बनाने के बाद भी आप बोल सकते हो। तभी तो मैंने ऊपर आपको बोला कि भाई 11% अभी भी ओपन डेफिकेशन हो रहा है, वो तभी तो हो रहा है अगर वो टॉयलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, देन नंबर 5, वेस्ट प्रोसेसिंग टारगेट्स, वेस्ट प्रोसेसिंग टारगेट्स। तो इसमें देखो द गोल फॉर प्रोसेसिंग ऑल वेस्ट, द गोल फॉर प्रोसेसिंग ऑल वेस्ट बाय 2025-26, बाय 2025-26 has yet to be fully met, has yet to be fully met with only partial progress, with only partial progress। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने टारगेट्स रखे हुए कंप्लीटली आपने वेस्ट की प्रोसेसिंग करनी है।
तो अभी हमने कुछ आधा भी नहीं अचीव किया उसका, आप बोल सकते हो। तो अभी 25-26 तक जो अचीव करना तो उसका आधा भी अचीव नहीं हुआ है। तो 25-26 तक पूरा कहाँ अचीव हो जाएगा, 25-26 तो आगे। तो मतलब ये जो आपके जो टारगेट आपने ये रखा हुआ था कि 25-26 तक हमारे देश में जितना वेस्ट है सारे का सारा क्लीन कर देंगे, नहीं कर पाओगे। अभी आधा नहीं कर पाए तो पूरा कैसे कर लोगे 25-26 तक, ठीक है। तो ये भी आपको आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये कुछ आपको चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी अक्टूबर में ही हमारे पास नया ये इंडेक्स आया है, इससे पिछला हमने शायद देखा हुआ है। अभी 2024 का नया इंडेक्स आ गया, तो उसमें इंडिया में क्या सुधार हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 क्या हो गया अपने। तो क्या बेंच पे लिख लिख के बता रहे हो उसको, ऐसी बहुत सारी चीजें हमने की हुई है और हमसे चुकता नहीं है कुछ। हाँ जी, देखो फिर इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 reports that Global Hunger Index 2024 reports that India continues to face serious levels of hunger. India continues to face a serious level of hunger, ranking 105th, ranking 105th out of 127 countries. दुनिया की 127 कंट्रीज के बारे में ग्लोबल हंगर इंडेक्स बताता है हमें, उसमें हमारा रैंक है 105, बड़े पीछे घूम रहे हैं। पिछली साल इससे भी पीछे थे, पिछली बार साल हमारा रैंक था 107 2023 में। इस बार थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, 105 हुआ है, लेकिन स्टिल अगर तुम देखोगे हमारे देश में बड़ी सारी जनता है जो भूख से जूझ रही है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो लिखना है इसमें की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट, की हाइलाइट्स ऑफ रिपोर्ट। तो इसमें देखो नंबर 1, इंडिया हैज द हाईएस्ट ग्लोबल रेट, इंडिया हैज द हाईएस्ट ग्लोबल रेट ऑफ चाइल्ड वास्टिंग, WASTING, चाइल्ड वास्टिंग मतलब होता है कि हाइट के हिसाब से वेट कम होना, ठीक है। चाइल्ड वास्टिंग एट 18.7%। हमारे देश में टोटल जो बच्चे हैं उसमें से 18.7% बच्चे ऐसे हैं जिनका उनकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम है, ठीक है। तो चाइल्ड वास्टिंग के शिकार है, तो वो हंगर की वजह से होता है कुछ। नंबर 2 पॉइंट, 35.5%, 35.5% of children under the 5 years of age of children under the 5 years of age are stunted, are stunted मतलब उम्र के हिसाब से हाइट छोटी है, बोल सकते हैं आर स्टंटेड। फिर उसके बाद 13.7%, 13.7%,
13.7% of India's population is undernourished. Of India's population is undernourished. मतलब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हमारी टोटल जनता में से 13.7% जनता को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। Then 2.9% of the children 2.9% of the children in India die before their fifth birthday. Die before their fifth birthday. So 2.9% हमारे बच्चे ऐसे हैं जो 5 साल के होने से पहले मर जाते हैं। उसका कारण भी क्या है? अंडर नॉरिशमेंट, हंगर, ठीक है। then उसके बाद India lags behind its neighbors such as Bangladesh, Nepal and Sri Lanka। तो ये जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है इनसे भी पीछे हैं हम लोग, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, सो इन सब से भी हम पीछे घूम रहे हैं, सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखो, डिमिंग डिप्लोमेसी। डिम समझते, लो हो जाता है जब कुछ चीजें। डिमिंग डिप्लोमेसी, इंडिया कैनेडा relations strained. India Canada relations strained. STRAINED, strained। जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस खराब हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसकी हम बात करने वाले हैं। सो लिखना इसमें, the relations established in 1947, the relations established in 1947 and upgraded to the strategic partnership, in 2015। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या था, जस्ट रिलेशंस हम शेयर कर रहे थे, ट्रेड वगैरह थोड़ा बहुत, अभी इंपॉर्टेंट होंगे, इंडिपेंडेंस होगी एक दूसरे के ऊपर। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2015, इंडिया वाज कैनेडाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। कनाडा के हम 10वें नंबर पे ट्रेडिंग पार्टनर थे। इंडिया वाज कैनेडाज 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23, around 1.6 million Indian diaspora, lives in Canada, in their House of Commons, जो उनका लेजिस्लेचर से हमारी लोकसभा है ना, उनका है हाउस ऑफ कॉमन। इन देयर हाउस ऑफ कॉमन 22 MPs आर ऑफ इंडियन ओरिजिन।
उनके एमपी में भी 22 एमपी जो है वो किस कहाँ के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। 22 of their MPs are of Indian origin. So अच्छा खासा रिलेशन है, 1947 से चल रहा है, 2015 से बहुत अच्छा हो गया था। ट्रेड में अगर आप देखोगे तो कनाडा के हम 10th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारे टॉप के ट्रेडिंग पार्टनर्स में कनाडा नहीं आता, लेकिन उनके टॉप के ट्रेडिंग पार्टनर्स में इंडिया आता है, आप सोच सकते हो। तो कनाडा ज्यादा डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, सीधी बात है, मैं आपको बताऊं ट्रेड के पर्पज से। और अच्छी खासी जनता 1.6 मिलियन, मैंने आपको बताया था, मतलब 16 लाख के करीब जनता जो है वो हमारी कहाँ पे बैठी हुई है, कनाडा के अंदर। जो इंडिया के सिटीजन हैं और कनाडा में बैठे हुए, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो इंडिया से चले गए और वहां जाके सिटीजनशिप ले ली। मैं बात कर रहा हूँ जो इंडिया के सिटीजन और कनाडा में बैठे पढ़ रहे हैं, वर्क वीजा कुछ भी। और 22 इनके जो एमपी हैं वो कहाँ से हैं, इंडिया ओरिजिन के हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नीचे सब बढ़ेंगे ना, करंट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। करंट इश्यूज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। इंडिया और कनाडा में क्या क्या मेजर इश्यूज अभी हमें चल देखने को मिल रहे हैं। नंबर 1, खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, दिस इज द मेजर इशू। खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म, तो लिखना चाहिए Canada's perceived support, Canada's perceived support for Khalistani groups has strained the bilateral relations, has strained the bilateral relations comma the killing of Hardeep Singh Nijjar, the killing of Hardeep Singh Nijjar, Nijjar, Nijjar in 2023, has become the major cause of present disturbance, has become the major cause of present disturbance, as Prime Minister Trudeau, as Prime Minister Trudeau, 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 as Prime Minister Trudeau, Trudeau, Trudeau accused Indian agents for this killing. So एक तो देखो सबसे बड़ा चक्कर जो है हमारा कनाडा के साथ, वो प्रॉब्लम है खालिस्तान वाली। प्रॉब्लम क्या है कि कनाडा बोलता है कि भाई हम किसी भी कम्युनिटी को उनके अधिकारों की आवाज उठाने से मना नहीं करेंगे। हर एक बंदे के पास राइट टू स्पीच होता है, तो वो अपना जो भी उसको लगता है वो एक्सप्रेस कर सकता है। इसलिए क्या है, कनाडा के अंदर शरेआम खालिस्तान की डिमांड जो है, इंडिया को सेपरेट करने की जो डिमांड है वो रखी जाती है, शरेआम रखी जाती है। और इसके लिए रैलीज निकाली जाती है, खालिस्तान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इसके लिए इलेक्शंस होते हैं, सब हो रहा है, आप बोल सकते हो। और जिन ऑर्गेनाइजेशंस को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, और कई बाहर की कंट्रीज ने भी उनको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन लीगली कनाडा के अंदर वर्क कर रही है। खालिस्तान के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको हमने टेररिस्ट बोला है, बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया है, वो खालिस्तान की इस मूवमेंट के साथ कनाडा में शरण लेके बैठे हुए हैं। और कनाडा हमेशा इंडिया को डिनाई कर देता है कि हम उनके खिलाफ आपको कनाडा में कोई एक्शन नहीं करने देंगे।
रिसेंटली क्या हुआ, ऐसा ही एक पर्सन जो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ रिलेटेड है और जिसके ऊपर 100 से ज्यादा इंडिया में क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे, दैट इज हरदीप सिंह निज्जर, उसको मार दिया गया किसी ने कनाडा में, गोली मार के मार दिया। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, इस चीज का इल्जाम लगा दिया इंडिया ने कि इंडिया के एजेंट्स ने उसको मारा है, जिसकी वजह से मसला जो है बहुत बड़े लेवल पे चला गया। अब ट्रूडो ने क्या बोला, ट्रूडो बोलता मेरे पास प्रूफ है कि इंडिया ने निज्जर को मारा है और मैंने वो प्रूफ इंडिया के साथ शेयर किए। इंडिया ने बोला हमारे पास कनाडा की तरफ से कोई प्रूफ नहीं आया है। उसने बोला मैंने प्रूफ शेयर किए हैं। इंडिया ने इंक्वायरी बिठा ली कि आ जाओ देख लेते हैं फिर, और बाद में ट्रूडो को ये मानना पड़ा कि हमें सिर्फ शक है, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है कि इंडियन एजेंट्स ने ही निज्जर को मारा। तो एक तो ट्रूडो ने अपनी थू थू करवाई, आप बोल सकते हो, हर एक ने ट्रूडो को क्रिटिसाइज किया कि पहले तो तू बोल रहा था कि मैंने इंडिया को प्रूफ भेजा है कि ये तुम्हारे बंदों ने मारा है निज्जर को, अब तुम्हारा प्रूफ कहाँ गया, तुम तो अपनी स्टेटमेंट ही बदल दी पूरी की पूरी। तो चक्कर क्या है, ट्रूडो की जो पार्टी कनाडा के अंदर रूल कर रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण है कनाडा के अंदर बैठे हुए सिखों की सपोर्ट। कनाडा के अंदर जो बैठे हुए सिख हैं जो वोटर बन चुके हैं वहां की, उनका एक अच्छा खासा नंबर है जिसकी वजह से इनकी पार्टी जीत पाती है। और आपने जगदीप सिंह करके एक बंदा सुना होगा, वो काफी फेमस पर्सनैलिटी है कनाडा की, और वो भी इनकी पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, आप बोल सकते हो। तो उस चक्कर में इस बंदे ने वो वोट खींचने के लिए, आप बोल सकते हो, ऐसे झूठ फैला दिए। अब इंडिया ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, अगर तुमने ऐसे झूठी बात फैलाई है या तो तुम हमें प्रूफ दो कि हमारे कौन से एजेंट ने मारा, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, दो, हम इंक्वायरी बिठाते हैं। तुमने कोई प्रूफ तो दिया नहीं, बेवजह पूरी दुनिया में इस चीज का ढंढोरा पीट दिया कि इंडिया ने मारा, इंडिया ने मारा। उसकी वजह से फिर हमने कनाडा के साथ रिलेशन को शट कर दिया। कैसे, उनके जो एजेंट्स यहाँ पे बैठे हुए थे, जो डिप्लोमेट्स बैठे हुए थे, उनको बोला निकलो यहाँ से, भागो तुम, बहुत हुआ तुम्हारा। क्योंकि इससे पहले क्या किया था, कनाडा ने हमारे एजेंट्स को वहां से वापस भेज दिया था कि तुम लोगों ने निज्जर को मारा है तो वापस जाओ इंडिया। तो इंडिया ने बोला फिर तुम भी जाओ वापस, हम भी आपके जो डिप्लोमेट्स हैं, क्योंकि हर एक जिन कंट्रीज के आपस में रिलेशन होते हैं तो वहां पे एम्बेसीज होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर हमारे यही करते हैं। सो उनको वापस भेज दिया। सो रिलेशन बिगड़ते 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 आज हालात बहुत खराब हो चुके हैं आपस में। सो लिखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस। डिप्लोमेटिक एक्सपल्शंस मतलब जो अफसरों को वापस भेज दिया कंट्री से। बोथ कंट्रीज एक्सपेल्ड डिप्लोमेट्स, बोथ कंट्रीज एक्सपेल्ड डिप्लोमेट्स, कॉमा, फर्दर एस्केलेटिंग, एस्केलेटिंग मतलब बढ़ना किसी चीज का, और ESCALATING, फर्दर एस्केलेटिंग टेंशंस, एस्केलेटिंग टेंशंस। तो क्या हुआ, उन्होंने हमारे अफसरों को वापस भेज दिया, हमने उनके अफसरों को वापस भेज दिया, तो मुद्दा और भड़क गया। मतलब क्या है, जो डिप्लोमेट्स बैठ के इस मसले को सुलझा सकते थे, एक दूसरे की कंट्री में बैठे हुए थे सरकारों के साथ, जैसे कनाडा के डिप्लोमेट्स हमारी सरकार के साथ बात कर सकते थे यहाँ पे बैठे हुए, और हमारे वाले कनाडा की सरकार के साथ बात करते सकते थे वहां पे बैठे हुए। डिप्लोमेट्स तुमने वापस भेज दी, तो मसला कैसे हल होगा, मसला तो हल ही नहीं हो पाएगा, डिप्लोमेट्स ने तो मसला हल करना होता है। तो ये टेंशन और बढ़ गई, लेकिन पहल किसकी तरफ से हुई, कनाडा की तरफ से। फिर हमने हमारे डिप्लोमेट्स को वापस, उनके डिप्लोमेट्स को वापस भेजा। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स। तीसरा है वेस्टर्न डबल स्टैंडर्ड्स। तो लिखना है इसमें, इंडिया पॉइंटेड आउट द हिपोक्रेसी, इंडिया पॉइंटेड आउट द हिपोक्रेसी
of Western democracies, comma, including Canada, comma, when security concerns outweigh their commitment to freedom. अब हुआ क्या था एक्चुअली रिसेंटली अक्टूबर के अंदर क्या हुआ था, हमारे ना बड़े बड़े चैनल है, एक तो मैं भी बड़ा फॉलो करता हूं, दैट इज फर्स्ट पोस्ट, तुम्हें भी एक दिन मैंने बोला था फॉलो किया। सो ऐसे कई सोशल मीडिया चैनल्स को और न्यूज चैनल्स को, न्यूज रिपोर्टर्स को कनाडा ने बैन कर दिया। कनाडा के अंदर उन्होंने क्या बोला कि ये जो इंडिया के प्रेस मीडिया है जो आप बोल सकते हो, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इसलिए हम इन सबको बैन करते हैं कनाडा के अंदर। अच्छा, जब तुम्हारे देश के अंदर इंडिया के खिलाफ इंडिया मुर्दाबाद के नारे लगते हैं तो क्या हमारे लिए वो सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है? अगर तुम्हें लगता है कि इंडिया की प्रेस तुम्हारी सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकती है, तो तुम्हारे वहां पे जो खालिस्तानी लोग बैठे हुए वो हमारी सिक्योरिटी को हार्म नहीं पहुंचा रहे? तो जब तुम्हारी खुद की सिक्योरिटी की बात आती है फिर तो तुम बोलते हो नो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नो फ्रीडम ऑफ प्रेस। जब हमारी सिक्योरिटी की बात आती है फिर तुम बोलते हो कि नहीं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। तो मतलब क्या है, तुम्हारे तो डबल स्टैंडर्ड हुए। सिंपल सी बात है ना। अगर तुम ये मानते हो कि खालिस्तानी ग्रुप कनाडा में बैठ के इंडिया के खिलाफ अगर नारे लगा रहे हैं और इंडिया का विभाजन करने की बात कर रहे हैं तो वो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो अगर इंडिया के अंदर न्यूज चैनल कनाडा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो क्या ये उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? तुम उसको कैसे बैन कर रहे हो और तुम उनको क्रिटिसाइज कैसे कर रहे हो कि ये चैनल्स गलत बोल रहे हैं? तो मतलब क्या है, जब तो तुम्हारी खुद की बात आती है, तुम्हारी खुद की सिक्योरिटी की बात आती है, फिर तो तुम सारे अधिकार छीन लेते हो सामने वाले के। अगर किसी दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी की बात आती है फिर तुम बोलते हो नहीं जी तुम्हारे खालिस्तानी यहाँ पे बैठ के नारे लगाएंगे, ये तो उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो मतलब क्या है, वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सब चीजों को मोल्ड करते हैं। तो जब इंडिया ने ये बात बोली तो इन सबको लगी मिर्ची। अब इंडिया का चक्कर ये है कि इंडिया के पास अभी है पावर, कनाडा से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है इंडिया, कहीं ज्यादा। कनाडा इज पपेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के बिना कनाडा की कोई पहचान नहीं, और ये आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से चला है। लेकिन इंडिया की अपनी एक इंडिविजुअल पहचान है। इंडिया की पहचान किसकी वजह से, मुझे ये बताओ? चाइना की वजह से, यूएसए की वजह से, या रशिया की वजह से? नहीं, इंडिया की खुद की पहचान है। और इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, बहुत स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, टॉप इकोनॉमीज में आते हैं, टॉप 5 में 5वें नंबर पे इंडिया। इंडिया से पहले जापान, जर्मनी, चाइना, यूएसए। कनाडा कहीं पे भी नहीं है, कनाडा बहुत नीचे है। जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि इंडिया इस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले रहा है, जो कि कनाडा जैसी कोई दूसरी कंट्री उठ के कल को इंडिया की तरफ उंगलियां ना करे। और हर एक पावरफुल कंट्री ये चीज करती है। अगर कनाडा के साथ भी ये बात हुई होती ना तो कनाडा ने भी यही करना था जो हम कर रहे हैं, आप बोल सकते हो। इतना स्ट्रिक्ट स्टेप आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, इम्पैक्ट्स ऑफ द इशू। ये 3 हो गए, इसके बाद नेक्स्ट लिखो इम्पैक्ट्स ऑफ द इश्यूज। ये जो करंट इश्यूज चल रहे हैं इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, इम्पैक्ट्स ऑफ द इशू। सो लिखो इसमें नंबर 1 डिप्लोमेटिक फॉल आउट, डिप्लोमेटिक फॉल आउट। तो उसमें लिखो reduced diplomatic engagement, reduced diplomatic engagement and withdrawal of the senior diplomats, and withdrawal of the senior diplomats।
तो इस मुद्दे की वजह से इंडिया और कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं वो वापस बुला लिए गए, तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके हार्म हो गए, फॉल आउट हो गया उनका, बोल सकते हो। नंबर 2, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब ट्रेड के ऊपर भी तो इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। उसमें देखो, द इशू रिजल्टेड इनटू the issue resulted into pause full stop लगना इस चीज के ऊपर, paused trade talks that could hurt bilateral trade and market access, that could hurt bilateral trade and market access. सो ट्रेड टॉक्स जो है वो बंद होगी, क्योंकि दोनों लड़ रहे हैं आपस में, आप बोल सकते हो। पहले सोच रहे थे कि ट्रेड बढ़ाएंगे हम लोग, टारगेट रख रहे थे, अभी वो ट्रेड बढ़ने की बजाय कम भी हो सकता है अगर ऐसे चलता रहा। नंबर 3, डायस्पोरा कंसर्न्स, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, डायस्पोरा कंसर्न्स। उसमें लिखना, राइजिंग टेंशंस मे अफेक्ट इंडियन डायस्पोरा इन कनाडा, rising tensions may affect Indian diaspora in Canada, especially students, the Indian students in Canada make up to 40%. The Indian students in Canada make up to 40% of the total international students, of the total international students, 3% of Canada's population is of Indian origin. 3% of Canada's population is of Indian origin. उनकी टोटल पॉपुलेशन में 3% इंडिया के लोग हैं, आप बोल सकते हो, जो बैठे हुए हैं। और वहां पे टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट आता है, उसमें से 40% स्टूडेंट कहां से है? इंडिया से है। तो कनाडा को बड़ा फायदा होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। कनाडा सबसे ज्यादा फायदा इसी चीज से निकालता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो वहां पे जाता है, तो लाखों में फीसें भी लेके जाता है, आप पूछ सकते, जो कि मतलब बहुत ज्यादा है अगर आप देखा जाओ। 1 साल का डिप्लोमा लेते हैं, और 1 साल के डिप्लोमे के लिए 20 से 25 लाख रुपया लगा के बच्चा जाता है यहाँ से 1 साल के डिप्लोमा के लिए। बहुत फायदा होता है कनाडा को इस चीज से, बहुत ज्यादा। तो वो डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर देखा जाए। लेकिन वहां पे जो हमारे बच्चे वगैरह बैठे थे, फिर उनको थोड़ी दिक्कत होती है, जो वहां पे सिटीजन नहीं है या पीआर नहीं है, तो आना जाना फैमिलीज इधर है, बच्चे उधर है, तो उनको तो थोड़ी टेंशन होती है, फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी या कुछ भी हो जाएगा, वो एक टेंशन हो जाती है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, नंबर 4, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। these issues can strain these issues can strain cooperation of both countries, cooperation of both countries in nuclear energy, comma, education and technology, education and technology। ठीक है, तो इन सब फील्ड में जो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रही थी कंट्रीज, ये सब आपका रुक जाएगा अगर इस तरीके से टेंशन चलती रहेंगी तो। ठीक है, नेक्स्ट एक और टेंशन चल रही है, दैट इज टेंशन इन द मिडल ईस्ट, टेंशंस इन द मिडल ईस्ट।
तो मिडल ईस्ट क्या है एक्चुअली, ये एरिया की मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से। ये जो हमारे पास यहाँ पे कंट्री पड़ते हैं यूएई, ये इसके पास पड़ता है ओमान, ये इधर है यमन, यमन नहीं है, यमन। फिर यहाँ पे आ जाता है सऊदी, यहाँ पे आ जाएगा जॉर्डन, इधर पड़ जाता है इजराइल, यहाँ पे है लेबनान, लेबनान के अलावा इधर पड़ जाता है आपका ऊपर सीरिया, और ये आ गया तुम्हारा इधर इराक, ऐसे करके, और ये आ गया तुम्हारा ईरान। ये जो सारी कंट्रीज है, और ये है तुम्हारा इजिप्ट। दिस होल इज नोन एज मिडल ईस्ट, और यहाँ पे कहीं पड़ता है आपका इंडिया। ये है हमारा मिडल ईस्ट, इधर है रेड सी, ये वाला, दिस इज रेड सी, और ये है आपका पर्शियन गल्फ, ये है तुम्हारा मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या है। तो लिखना है इसमें in 2024 Iran and Israel, this is Iran, this is Israel, ये रहा ईरान, ये रहा इजराइल। In 2024 Iran and Israel have exchanged missile attacks, have exchanged missile attacks, comma, this escalation, ESCALATION, this escalation poses, poses the risk of regional instability, the risk of regional instability affecting the countries of Middle East, affecting the countries of Middle East, comma, these tensions would also affect the interest of India. These tensions would also affect the interest of India. इंडिया के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कैसे, वही हमने पढ़ना है। तो लिखो फिर नीचे, इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट फॉर इंडिया। हमारे लिए ये कंट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है?
यहाँ पे अगर ये आपस में लड़ लड़ के मरते हैं तो हमें क्या नुकसान है इस चीज का? अगर ये कंट्रीज में कोई भी गड़बड़ होती है तो उस चीज का हमें नुकसान क्या होगा? हमें, हमारे लिए कंट्रीज इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या लेके आ रहे हैं यहाँ से बस? सो लिखना नंबर 1, एनर्जी सिक्योरिटी। एनर्जी सिक्योरिटी। तो लिखो, इंडिया सोर्सेस 80%, इंडिया सोर्सेस 80% ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जो होता है, ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम दिस रीजन, from this region as UAE, UAE ब्रैकेट में लिख लेना, सेकंड ब्रैकेट क्लोज, इराक ब्रैकेट में लिख लेना, फोर्थ ब्रैकेट क्लोज, सऊदी अरेबिया ब्रैकेट में लिख लेना, फिफ्थ ब्रैकेट क्लोज, among the top among the top 5 suppliers of crude oil to India, among the top 5 suppliers of crude oil to India. सो हम सबसे ज्यादा ऑयल तो लेके आ रहे हैं प्रेजेंटली रशिया से, नंबर 2 पे यूएई है, नंबर 3 पे यूएसए है। तो रशिया यूएसए तो बाहर है इस एरिया से, तो जो आपके पास यूएई हो गया, फिर नंबर 4 पे इराक हो गया, नंबर 5 पे सऊदी हो गया। तो ये 3 कंट्रीज मिडिल ईस्ट में पड़ती हैं, और ये वो कंट्रीज है जहां से हम अच्छा खासा ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे टेंशन होगी तो तुम्हारा ऑयल इंपोर्ट हार्म नहीं होगा, 80% हमारा ऑयल यहाँ से आ रहा है। नंबर 2, डायस्पोरा कंसर्न्स, हमारी जनता भी इधर बैठी हुई है, डायस्पोरा कंसर्न्स। तो इसमें लिखना, ओवर 9 मिलियन, 90 लाख से ज्यादा, ओवर 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क इन मिडल ईस्ट। इन सारी कंट्रीज में 90 लाख से ज्यादा इंडियन बैठे हुए हैं। ओवर 9 मिलियन इंडियंस लिव एंड वर्क इन मिडल ईस्ट, their safety is the major concern, their safety is the major concern। जो 90 लाख हमारी जनता यहाँ पे बैठी हुई है, उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अगर यहाँ पे वॉर छिड़ती है, जो कि चल रही है ऑलरेडी, तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, नंबर 3 पे जो कंसर्न है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। उसमें देखो, प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2023, प्रोजेक्ट्स लाइक इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर 2023 एंड द चाबहार पोर्ट, CHABAHAR, the Chabahar port underline India's economic and strategic interests, India's economic and strategic interests in Middle East, in Middle East। याद करो तुम्हें मैंने करवाया है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया से यूएई, यूएई से सऊदी, जॉर्डन, इजराइल और आगे यूरोप। 2023 का प्रोजेक्ट है, तब से तो वॉर चल रही है, तो ये स्टार्ट हुआ है, आंसर इज नो। दूसरा, यहां पे पड़ता है आपका पाकिस्तान, इधर पड़ता है आपका चाबहार पोर्ट।
तो इंडिया आज ऊपर पड़ते अफगानिस्तान के साथ या उसके ऊपर पड़ते सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कैसे करता है? इंडिया से ईरान का चाबहार से ऊपर की तरफ कनेक्टिविटी होती है। तो चाबहार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है, इसको डेवलप हमने किया, बोल सकते इतना पैसा लगा के। सो अगर ये एरिया डिस्टर्ब होगा तो ये भी डिस्टर्ब होगा, ये तो अभी चले नहीं पाएगा। तो हमारे लिए एक मुद्दा खड़ा हो गया, दैट इज द प्रॉब्लम। तुम्हारी इन्वेस्टमेंट धरी की धरी रह जाएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसके बाद नंबर 4 है टेररिज्म। टेररिज्म underlines the economic and strategic interests in the Middle East. In the Middle East. Next लिखो terrorism. Terrorism में लिखना collaborative efforts between India and Middle Eastern nations. Collaborative efforts between India and Middle Eastern nations in counter-terrorism and intelligence sharing are essential for the stability and security of South Asia. South Asia मतलब जहाँ पे इंडिया पड़ता है। सो अगर आप चाहते हो कि ये सारी कंट्रीज, क्योंकि ये सारी की सारी कंट्रीज वो है जहां पे अच्छी खासी टेररिस्ट एक्टिविटीज है, फॉर एग्जांपल लेबनान, सीरिया, इराक, ये सारी वो कंट्रीज है, यमन, ये सारी वो कंट्रीज है, भर भर के टेररिस्ट ग्रुप बैठे हुए। अगर ये कंट्रीज के साथ इंडिया कोऑपरेट करके इन टेररिस्ट ग्रुप्स को खत्म कर सके, इससे क्या होगा, इनका इंपैक्ट जो साउथ एशिया पे हो सकता है उसको आप रोक सकते हो। यहाँ की कंट्रीज की इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आप इन सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, इनकी एक्टिविटीज जो इंडिया के खिलाफ ये कर सकते हैं, उसको रोक सकते हो। और अगर ये आप नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि ये सारी कंट्रीज में वॉर चल रही है, और वॉर में तो टेररिज्म की बल्ले बल्ले होती है। क्यों? क्योंकि टेररिस्ट को रोकने वाला कोई नहीं है, कंट्री वॉर में है, बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज हो सकती हैं, ट्रेसपासिंग हो सकती है, तो उस वजह से हमारे लिए ये भी एक बड़ा कंसर्न हो जाता है। तो ये कुछ मेजर कंसर्न्स है जो आपने याद रखना, ठीक है? दैट्स इट, यहां तक करते हैं इसको, बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक समझ आया? ठीक है।